नमस्कार मित्रों, अश्वनी सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा केजरीवाल की अरेस्टिंग पर एक बार फिर। केजरीवाल के अरेस्टिंग को लेकर जिस तरीके से वैश्विक माहौल बन रहा है और जिस तरीके से इंडी गठबंधन ने दिल्ली में अपनी रैली की, मुझको लगता है कहीं ये अरेस्टिंग एक गलत डिसीजन तो नहीं रहा सरकार का। हालांकि सरकार कहती है कि ये ईडी का यूजुअल प्रोसेस है, परंतु मित्रों इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि 2012-14 में यही ईडी और सीबीआई पालतू तोता थी भाजपा के लिए, जिसने आज हाथ बदल लिया है और कांग्रेस के हाथ से उड़ करके ये भाजपा के हाथ पे बैठ गए। पर केजरीवाल के अरेस्टिंग को लेकर के जिस तरीके से सियासत हो रही है, इस अरेस्टिंग से इंडी गठबंधन को एक नई ऊर्जा मिली है। जनता में एक नेगेटिव मैसेज गया है सरकार की एरोगेंसी को और एटीट्यूड को लेकर के, और कहीं ना कहीं ये सवाल हर एक के दिल में है कि इलेक्शन के टाइम पर हमेशा ईडी इतनी फास्ट क्यों होती है। इसका जवाब कहीं ना कहीं ईडी को देना पड़ेगा। आप देखिए, इतिहास उठाइए पिछले 10 सालों का, हर इलेक्शन से पूर्व विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी, उनके ईडी सीबीआई के छापे, आईटी के छापे, ये कहीं ना कहीं कुछ तो इंगित करते हैं। मैं नहीं कहता कि ईडी प्रिजुडियस है, लेकिन ईडी फेयर भी नहीं है, क्योंकि हर सरकार में सबसे पहला सवाल ईडी और सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट की निष्पक्षता पर लगता है। हर बार ये आरोप लगा, हर सरकार ने इन तीनों ही विभागों का दुरुपयोग किया। खातों को फ्रीज कर देना, अगर ये खातों में कुछ अनियमितता हुई थी तो इसकी क्या प्रॉपर प्रोसीडिंग नहीं पब्लिकेट होनी चाहिए, जो जनता तक एक मैसेज जाता है कि भाई इतना बकाया कांग्रेस नहीं चुका रही है। लेकिन नहीं, बजाय जनता को पहले मालूम होने पर इस बात को पार्टी ने बताया, उसका एक नकारात्मक संदेश गया। दूसरे, जिस तरीके से खालिस्तान समर्थकों ने इस बात का आरोप लगाया कि उन्होंने इतने पैसे केजरीवाल को दिए, तो क्या हमारी एजेंसीज को ये बात नहीं मालूम पड़ी? और मालूम पड़ी तो उन्होंने तब क्यों नहीं इसके ऊपर कार्रवाई की? आज इस बात को हाईलाइट करने का औचित्य क्या है? और उसके बाद में जिस तरीके से यूएन ने इंटरप्ट किया, वैश्विक स्तर पर केजरीवाल के अरेस्टिंग को लेकर के जो माहौल बन रहा है, मित्रों ये सारी चीजें बड़ी नकारात्मक है। और जहां तक मेरी सोच है, मैं ये सोचता हूं कि इसका कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट आने वाले इलेक्शन में सरकार पर पड़ेगा। पर मित्रों एक चीज और भी है, इन चीजों से ये तो सिद्ध होता है कि हिंदुस्तान की राजनीति अपराध आधारित है। अपराधियों का जिस तरीके से वर्चस्व और प्रभुत्व हिंदुस्तान की राजनीति में बढ़ रहा है, ये वास्तव में गंभीर है। अपराध आर्थिक हो, अपराध शारीरिक हो, अपराध हो, और अपराधियों को इस तरीके से अगर शासन सत्ता में लाया जाएगा तो मित्रों इसके कहीं ना कहीं बड़े नकारात्मक संदेश जनता में जाते हैं। सवाल ये उठता है कि इसी अपराध आधारित राजनीति के लिए हमारे शहीदों ने प्राणों की आहुति दी? क्या इसी अपराध आधारित राजनीति के लिए स्वतंत्रता संग्राम में हमारे देशवासियों ने अपनी जान दी? क्या अपराध आधारित राजनीति ही लोकतंत्र है? मित्रों ऐसे कई प्रश्न हैं, ये अनसुलझे वो रहस्य हैं जिनका अब खुलासा किया जाना आवश्यक है, क्योंकि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 2014 में ये कह करके आई थी कि हम अपराध मुक्त राजनीति देश को देंगे। परंतु दुर्भाग्य देखिए कि आज जो ये संसद का जिसका सत्र समाप्त हुआ है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आर मोर देन 100 और दोष जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। हालांकि ये राजनीतिक पार्टियां अपने लिए एक अच्छा बहाना गढ़ती हैं कि साहब अभी वो दोषी सिद्ध नहीं हुए। पर मित्रों सोचने वाली बात है, आरोप लगना क्या ये कम शर्म का विषय है? और एक नहीं, ऐसे तमाम है। अब ईडी की निष्पक्षता की अगर हम आप बात कर लें तो क्या अजीत पवार जी के लिए ईडी नहीं थी? क्या येदियुरप्पा जी के लिए ईडी नहीं थी? क्या हेमंत बिश्व शर्मा के लिए नहीं थी? अगर हेमंत सोरेन के लिए थी तो हेमंत बिश्व शर्मा के लिए भी थी, ईडी अजीत पवार के लिए भी थी।
फिर ऐसा क्या हो गया? तो कहीं ना कहीं ईडी की निष्पक्षता तो संदिग्ध ही है। उसके ऊपर जिस तरीके से ईडी डायरेक्टर को बार बार इनका कार्यकाल बढ़ाया गया, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी आपत्ति उठाई थी। मित्रों, ये ऐसे कई घटनाक्रम हैं जो कहीं ना कहीं हमारी राष्ट्रीय एजेंसी को शंका और संदिग्धता के दायरे में लाते हैं। इसका बड़ा गलत और नकारात्मक प्रभाव जनता पे जाता है और ये कहीं ना कहीं सरकार की विश्वसनीयता को भी शक के दायरे में लाता है। मित्रों, ये गंभीर विषय है और देश की जनता को इस पर सोचना